हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉमर्स डिकोडेड पर। यहाँ हम तैयारियां कर रहे हैं यूपीएससी जीडीसी की वैकेंसी की जो भी आई हुई है। इससे पहले एलटी ग्रेड की वैकेंसी की, पीजीटी की, टीजीटी की, सीयूटी की और इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और ये है हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। इससे पिछली क्लास में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स में ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है, जैसे एक्रूवल कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी है, मटेरियलिटी है और फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन है। ये सारे आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं। आज के लेक्चर को शुरू करते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट से। एक्रूवल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं। तो दो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, पहला है कैश बेसिस और दूसरा है मर्केंटाइल बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगा, व्हेन एक्चुअल कैश इज पेड और रिसीव, जब वास्तविक में उसके लिए कोई भी कैश पे किया जाए या रिसीव किया जाए उस दिन रिकॉर्ड होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपने एक मशीन खरीदी। मशीन कब खरीदी? 1 अप्रैल 2025 को 50,000 रुपए की थी, लेकिन इसके लिए आपने पे किया है 1 सितंबर 2025 को। तो ये ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगा? जिस दिन आपने एक्चुअल कैश पे किया या कैश रिसीव किया। एक्चुअल कैश पेमेंट 1 सितंबर 2025 को था, तो ये इस दिन बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। दिस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जबकि मर्केंटाइल बेसिस ये कहता है कि ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होना चाहिए। ट्रांजैक्शन उस दिन रिकॉर्ड होना चाहिए जिस दिन वो ऑकर होता है, जिस दिन वो घटनाएं घटित हो रही हैं या वो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी दिन रिकॉर्ड होना चाहिए। और मुझे वेट नहीं करना है एक्चुअल कैश पेमेंट या कैश रिसीव के लिए, हमें वेट नहीं करना चाहिए। जैसे इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करें कि मशीन हमने परचेज किया था 1 अप्रैल 2025 को 50,000 रुपए में, जबकि पेमेंट कब हुआ है? 1 सितंबर को। तो कैश बेसिस क्या बोलता है कि जिस दिन कैश पेमेंट हो उस दिन रिकॉर्ड करिए। लेकिन एक्रूवल बेसिस का ये कहना है कि मशीन खरीदी कहाँ गई? 1 अप्रैल 2025 को, तो हमें इसी दिन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। चाहे भले ही उसके लिए कैश पे हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन ट्रांजैक्शन ऑकर हुआ हमें उसी दिन बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कि बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड। हमें कैश तो रिकॉर्ड करना ही है, साथ में क्रेडिट भी रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन। ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन बुक्स में कब होगा? बुक्स ट्रू एंड फेयर व्यू कब दिखाएगा? जब आप क्रेडिट और कैश दोनों को रिकॉर्ड करेंगे ऑन टाइम। इसी को बोला गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है जो उसका इफेक्ट है या कोई घटना है उसका कोई इफेक्ट है, वो कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए, कब रिकॉर्ड होना चाहिए? ऑन मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल बेसिस यही कहता था कि जिस दिन वो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हो रहा है, हमें उसी दिन रिकॉर्ड करना है। एंड नॉट एज कैश और कैश इक्विवेलेंट इज रिसीव्ड और पेड। जिस दिन कैश रिसीव हो रहा है, कैश पे हो रहा है, वो मेरे लिए रिलेवेंट है। जिस दिन घटनाएं घटित हुई हमें उसी दिन रिकॉर्ड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि दे आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेट। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने 28 मार्च को कोई मशीन परचेज की। 28 मार्च को मशीन परचेज हुआ, जबकि इसके लिए पेमेंट हुआ 5 मई 2025 को। सपोज करिए कि हमने 28 मार्च 2025 को एक मशीन परचेज किया, जबकि इसके लिए जो पेमेंट है वो 5 मई को है। यहाँ पर इसके बीच में 31 मार्च आ रहा है, जिस दिन आपकी बुक्स क्लोज हो जा रही है। तो ऐसे टाइम पे
अगर आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा 25-26 में, जबकि इसे रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था 24-25 में ही। तो यही ये थर्ड पॉइंट बताता है कि हमें कब रिकॉर्ड करना है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिससे वो रिलेट करता है। तो इसका रिलेशन है ये 24-25 2024-25 से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। हमने पिछले कॉन्सेप्ट में ये देखा है कि कई कॉन्सेप्ट वैल्यूएशन का तरीका बताते थे, जैसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट था। लेकिन एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बताता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हाउ टू मेजर्स इनकम एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इनकम कैसे कैलकुलेट करना है और एसेट्स और लाइबिलिटीज को कब आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करना है, ये बताता है हमें एक्रूअल बेसिस। अगर हम इसे समराइज करें तो हम ये देखें कि पहला पॉइंट ये बता रहा था कि कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों रिकॉर्ड होने चाहिए बुक्स में, जबकि दूसरा ये कह रहा था कि हमें मर्केंटाइल बेसिस पे काउंटिंग करनी है। तो किस दिन कैश रिसीव्ड हो रहा है, कैश पे हो रहा है, दैट इज इररिलेवेंट फॉर मी। और ट्रांजैक्शन थर्ड पॉइंट ये बताता है कि ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करना है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीरियड में जिससे वो रिलेट करते हैं, ना कि उसमें जिसमें हम कैश पे कर रहे हैं। लास्ट है फोर्थ, क्या है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या कर रहा है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट रिलेटेड है विद द मेजरमेंट ऑफ इनकम। इनकम कैसे कैलकुलेट करें, इससे संबंधित है। और एसेट्स और लाइबिलिटीज का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, रिकॉर्ड कब किया जाए, इन चीजों से संबंधित है। नेक्स्ट है डिफाइंड अकाउंटिंग पीरियड, या फिर हम इसे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इससे पहले हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये डिसाइड करता था कि जो लाइफ है, लाइफ ऑफ कंपनी है या आपके बिजनेस की जो लाइफ है, वो अनसर्टेन है और वो बहुत लॉन्ग टर्म है। तो हमें क्या करना चाहिए? सामान्यतः कोई भी बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस को हम बढ़ाया जा सकता है, और अगर लॉस हो रहा है तो उस बिजनेस को बंद करना चाहिए। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि उसे फाइनली बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जबकि गोइंग कंसर्न ये कहता था कि जो कंपनी की लाइफ है वो अनसर्टेन है और बहुत लॉन्ग है। लेट्स से कि आपकी बिजनेस जो है वो 10 सालों 20 सालों तक चल रही है, तो क्या हम 20 ईयर्स के बाद प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करें? ये रॉन्ग होगा। तो हम क्या करेंगे, जो कंपनी की अनसर्टेन लाइफ है, लॉन्ग लाइफ है 20 ईयर्स की, इसको सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड कर दें। लेट से हम इसको 1 ईयर में डिवाइड करते हैं, तो 1 ईयर के कई सारे पीरियड यहाँ बन जाएंगे, और हम हर एक 1 ईयर के लिए हम उसका ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे हम ये डिसाइड कर सके कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस है, ये डिसाइड कर सकें और डिसीजन ले सकें। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो कंपनी की लाइफ है, कंपनी की जो लाइफ है, इसके सर्टेन स्मॉल पार्ट्स डिवाइड करने चाहिए, जो कि 1 साल के होंगे, और इस 1 साल के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चाहिए और कंपनी की पोजीशन देखनी चाहिए, बिजनेस की पोजीशन देखनी चाहिए। पढ़ लेते हैं इसे यहाँ पर। द गोइंग कंसर्न कंज्यूम कॉन्सेप्ट एज्यूम्स एन इनफाइनाइट लाइफ ऑफ द एंटिटी। गोइंग कंसर्न ये कहता है कि जो एंटिटी की लाइफ है वो अनसर्टेन है, इनफाइनाइट पीरियड है, मतलब बहुत लॉन्ग चलने वाली कंपनी है। Thus, a small yet practical portion of the company's indefinite life cycle is chosen to measure the performance and analyze its financial position. तो कंपनी क्या करेगी, अकाउंटेंट क्या करेगा कि कंपनी की जो अनसर्टेन लाइफ है इन्फिनिटी ईयर्स तक, उसके छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड करे, और इन छोटे छोटे पार्ट्स के लिए वो कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखे और पोजीशन डिसाइड करे। सामान्यतः 1 साल की जो कंपनी की लाइफ होती है उसके लिए हम ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन हम इसे 6 महीने या 9 महीने या 15 महीने भी ले सकते हैं। जैसे कई सारी कंपनियां क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती हैं। बिजनेस की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट ईयर तक है, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, और ये सभी पार्ट्स 1 ईयर के हैं, और इन सभी पार्ट्स के लिए कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, पीएल बना रही है, बैलेंस शीट बना रही है। तो कंपनी
हर एक ईयर को पिछले ईयर से कंपेयर कर सकती है कि इस बार कंपनी ने ग्रो किया या कंपनी का डाउनवर्ड ट्रेंड था। कंपनी एनालिसिस कर सकती है कि कौन से एक्सपेंसेस बढ़े, कौन सी इनकम घटी, ये सब डिसाइड कर सकती है कंपनी। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये मदद करता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसे कंपेयर किया जा सके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है मैचिंग। तो हम यहाँ किस चीज की मैचिंग करा रहे हैं, हम इनकम की मैचिंग करा रहे हैं एक्सपेंस से, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्सपेंस की मैचिंग इनकम से करा रहे हैं। मान लेते हैं कि कंपनी अभी तक इलेक्ट्रिक टॉयज बनाती थी, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज बनाती थी। इस बार कंपनी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें वो वुडन टॉयज भी बनाएंगे, लकड़ी के खिलौने भी वो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। और इस साल का जब वो पीएल बनाते हैं 2024-25 के लिए वो पीएल बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज का तो ठीक है कि वो यहाँ एक्सपेंस भी डाल रहे हैं और इनकम भी डाल रहे हैं इस साइड। लेकिन वुडन टॉयज की बात करें तो वुडन टॉयज में अभी तक उन्होंने यहाँ एक्सपेंसेस तो डाल दिया, लेकिन इससे कंसर्न इनकम को, मतलब सेल को अभी तक यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया है। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है, जैसे वो कोई गलती भी हो सकती है, या फिर इसके लिए अभी तक कैश रिसीव नहीं हुआ है इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक एरर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही बताता है कि अगर किसी बिजनेस का हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका कंसर्न इनकम भी मुझे उसी साल में रिकॉर्ड कर देना चाहिए। 2024-25 में हमने वुडन टॉयज का एक्सपेंस डाला, तो 2024-25 में मुझे इस वुडन टॉयज बिजनेस की इनकम को भी यहाँ दिखा देना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यहाँ पीएल कैसे निकालें, इनकम कैसे मेजर करें, ये चीज डिसाइड करा रहा है कि इनकम कैसे मेजर करना है। और हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर जब हमने बात की कि सेल को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए चाहे भले ही कैश रिसीव नहीं हुआ, दैट मीन्स कि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट मर्केंटाइल बेसिस को भी सपोर्ट करता है। पढ़ लेते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सभी एक्सपेंसेस को मैच कराना है रिवेन्यू से, ऑफ दैट उस पीरियड के रिवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच कराना जरूरी है। और अगर हम रिवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी हमें एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है। इसी को यहाँ दूसरे तरीके से फिर से बताया गया है कि इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, इफ एनी रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, अगर आपने रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया है, रिवेन्यू को पीएल में डाल रखा है, मतलब किसी बिजनेस के इनकम को पीएल में डाल रखा है, देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्निंग दैट रेवेन्यू, उस रेवेन्यू को कमाने में जो एक्सपेंस आपने किया है उसे भी रिकॉग्नाइज करिए, उसे भी पीएल में दिखाइए। दैट मीन्स कि पीएल में अगर आपने कोई इनकम रिकॉग्नाइज कर ली, कोई इनकम रिकॉग्नाइज कर ली है, लिख ली है, तो इस इनकम को कमाने में जो एक्सपेंस हुआ है वो एक्सपेंस भी एक्सपेंस साइड में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। द आइडिया इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये आइडिया एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सम एग्जांपल्स आर प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड unearned एंड accumulated revenue। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, इनकम मेजरमेंट और रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इनकम कैसे निकालें, एसेट्स कब रिकॉग्नाइज करें, लाइबिलिटी कब रिकॉग्नाइज करें, कब इसे अपने अकाउंट्स में लें, ये डिसाइड करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल, मैचिंग और पीरियोडिसिटी। ये तीनों मिल करके इनकम को मेजर करने में हेल्प कर रहे हैं और एसेट्स लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। तो इस पॉइंट से संबंधित भी एक क्वेश्चन ड्राफ्ट किया जा सकता है कि निम्नलिखित कॉन्सेप्ट में से कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इनकम मेजर करने में हेल्प करते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि इनकम मेजर करने के लिए ये तीन कॉन्सेप्ट है जो हेल्प करते हैं, एक्रूअल, मैचिंग और पीरियोडिसिटी। ये तीनों साथ में काम करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं जिससे इनकम सही तरीके से मेजर हो सके। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसे हिंदी में रूढ़िवादिता प्रथा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। इस कॉन्सेप्ट का एक सिंपल सा मतलब है कि आपको कंजर्वेटिव होना है, कंजर्वेटिव सोच रखना है। तो कंजर्वेटिव सोच, अकाउंटेंट कंजर्वेटिव कैसे होगा, जब वे रिकॉर्ड करेगा ऑल लॉसेस
या फिर एक्सपेक्टेड लॉस, कोई लॉस होने वाला है, उसे आप आज के दिन में रिकॉर्ड कर लो, तो उसे हम बोलते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट एक और भी चीज कहता है कि कोई एंटीसिपेटेड, आप कोई चीज एंटीसिपेट कर रहे हैं कि भाई एक प्रॉफिट होने वाला है या फिर एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो इस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मींस एक्सपेक्टेड लॉस है तो रिकॉर्ड करेंगे, जबकि एंटिसिपेटेड या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कब बनाया जाता है? जब उसे संदेह हो कि जिस व्यक्ति को उसने क्रेडिट सेल किया है वो पैसे नहीं चुकाएगा, नहीं चुका पाएगा। ऐसा उसे एक्सपेक्टेशन है कि जिससे जिसको उसने क्रेडिट सेल किया है वो पैसे नहीं चुका पाएगा, तो अकाउंटेंट उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट करता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ऐसा लॉस है जो भी होने वाला है। मीन्स वो अब व्यक्ति जिसे आपने क्रेडिट सेल किया वो पैसे नहीं चुकाएगा, नहीं चुकाएगा, तब आपको लॉस होगा। लेकिन उसके लिए जो प्रोविजन है वो आज के दिन में ही आप बना ले रहे हो। तो ये आप यहाँ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बना हुआ है कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे प्रूडेंस के नाम पे जाना जाता है। इसमें क्या बताया गया? इसमें सीधा बताया कि डू नॉट एंटिसिपेट और रिकॉर्ड एनी फ्यूचर इनकम। कोई भी फ्यूचर इनकम जो होने वाली है या आपको संभावना है उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन एंटिसिपेट ऑल फोर्सिएबल लॉसेस, कोई भी फ्यूचर में होने वाला लॉस है उसको आप देखें और उसके लिए प्रोविजन बनाएं। इसी अप्रोच के चलते यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस अप्रोच गिव राइज टू द गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल को जन्म देता है। वो क्या है कि करंट एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये गोल्डन रूल किसने बताया है? ये गोल्डन रूल कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल ने बताया है। काउंटिंग अनरियलाइज्ड गेन इज रिस्की बट प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट लॉस इज वाइज। ये बताया गया है कि अगर अनरियलाइज्ड गेन होने वाला है और उसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको काउंट कर रहे हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। बट आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए अगेंस्ट लॉसेस। कोई भी लॉस होने वाला है तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोविजंस बनाने चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बना है कंसिस्टेंट वर्ड से। कंसिस्टेंट मीन्स कंपनी शुड बी कंसिस्टेंट इन फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूएशंस। हम जानते हैं कि हरास लगाने की कई विधियां हैं, जिनमें स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी है। स्ट्रेट लाइन मेथड मीन्स सीधी रेखा प्रणाली और डब्ल्यूडीवी में रिटन डाउन वैल्यू मतलब क्रमागत हरास प्रणाली। तो हरास लगाने की दो विधियां हैं। अगर कंपनी किसी भी एक विधि को फॉलो कर रही है, लेट्स से कि कंपनी डब्ल्यूडीवी मेथड को फॉलो कर रही है, इसको फॉलो करती है, तो फिर इसी को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग समय तक कंपनी को इसी मेथड को फॉलो करना चाहिए। उसे बार बार मेथड चेंज नहीं करने चाहिए। तो कंपनी को बार बार मेथड सेम मेथड फॉलो करना चाहिए। जैसे कि वो डब्ल्यूडीवी अगर फॉलो किया है इस साल, तो इस साल भी डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करे। मतलब वो चेंज नहीं कर सकता। जैसे वो यहाँ एसएलएम लगाना चाह रहा है, तो इससे क्या होगा? गलती हो जाएगी। इससे क्या गलती होगी कि इस पीरियड को आप इस पीरियड से तो कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेथड सेम है, वैल्यूएशन का, हरास लगाने का तरीका सेम है, तो ये दोनों साल तो कंपेयर हो सकते हैं। लेकिन ये वाला साल कंपेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ आपने मेथड चेंज कर दिया है। तो कंसिस्टेंसी यही कहता है कि जो मेथड आप फॉलो कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करें और चेंज ना करें। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आप इस मेथड को चेंज कर सकते हैं। कब चेंज कर सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज आप लगा रहे हो, जैसे डब्ल्यूडीवी मेथड मैंने आपको बताया कि हरास लगाने की क्रमागत हरास प्रणाली को आप लगा रहे हो, तो उसे आप रिमेन कंसिस्टेंट ओवर टाइम टू इंश्योर द कंपेरेबिलिटी। उसी को लगातार आप फॉलो करिए, हर एक साल डब्ल्यूडीवी मेथड को यूज करिए, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल बना रहे। मींस आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकें। चेंजेस आर मेड ओनली अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस। ऐसा नहीं है कि आप उस मेथड को चेंज नहीं कर सकते, उस मेथड को चेंज कर सकते हैं। कब? जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो। कंसिस्टेंसी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल अकाउंटिंग मेथड्स हमारे पास
है किसी भी चीज को करने के लिए। जैसे डेप्रिसिएशन में भी कैलकुलेटेड बाय मैनी मेथड, बहुत सारे तरीकों से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे WDV SLM है, तो आपको वही मेथड फॉलो करना है 1 साल जो आप लगातार चलाते आ रहे हो। सेम मेथड डेप्रिसिएशन का जो है वो ओवर द पीरियड सेम फॉलो करना है, उसे चेंज नहीं करना है। उसे चेंज करना है तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में वो चेंज हो सकते हैं। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि पॉलिसीज में बी चेंज्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इन परिस्थितियों में, मतलब यहाँ पर जो परिस्थितियां बताई गई हैं, इनमें आप मेथड चेंज करो तो ठीक है, अदरवाइज आपको मेथड चेंज नहीं करना है। क्या है? टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए आप मेथड चेंज कर रहे हो, दैट इज ओके। टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ, किसी लॉ के तहत आपको कुछ बताया गया कि नहीं, डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड सिर्फ WDV हो सकता है फॉर एग्जांपल, तो फिर इससे आप कंप्लाई करने के लिए अगर आप चेंजेस कर रहे हो कि भाई SLM से आप WDV मेथड पे आ रहे हो, तो दैट इज ओके। जब आपको ऐसा लगे, इट इज बिलीव्ड, जब आपको ऐसा विश्वास हो कि ये जो नया मेथड है दैट विल एक्यूरेटली एंड फेयरली प्रोटेक्ट द सिचुएशन, पोर्ट्रे द सिचुएशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आपको ऐसा विश्वास हो कि ये जो नया मेथड है ये ज़्यादा एक्यूरेट है और ज़्यादा अच्छे से कंपनी की सिचुएशन को दिखाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं फाइनली कंसिस्टेंसी मेथड क्या बोलता है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, पहले तो वो क्या होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उनको चेंज नहीं करना है। लेकिन इस अकाउंटिंग पॉलिसीज को कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ सरकमस्टांसेस हैं जब इसे आप चेंज कर सकते हो। वो सरकमस्टांसेस क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। वो सरकमस्टांसेस है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है, इसके लिए आप चेंज कर रहे हो तो ठीक है। दूसरा, कोई लॉ में चेंजेस है, कोई प्रोविजन ऑफ में लॉ में कोई ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से आपको मेथड चेंज करना पड़ रहा है, तो वो भी ओके है। और लास्ट है कि आपको ऐसा विश्वास है कि ये जो नया मेथड है, इस नए मेथड से जो कंपनी की बैलेंस शीट है या PL है वो ज़्यादा क्लियर पोजीशन दिखेगी और ज़्यादा अच्छी पोजीशन दिखेगी, ये ज़्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस मेथड का एक बेनिफिट ये है कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज में कंसिस्टेंट हैं तो फिर आपके जो बैलेंस शीट है या PL है वो कंपेरेबल है। आप ओवर द पीरियड कंपेयर कर सकते हैं पिछले साल को इस साल से कि इस साल आपने अच्छा किया या बुरा किया, कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कितने बढ़े या कितने घटे। नेक्स्ट है मटेरियल कॉन्सेप्ट। एक कंपनी में बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनमें से कुछ के अमाउंट्स या फिर साइज बहुत ज़्यादा है, तो कुछ तो बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ है लेस इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है वो मटेरियल है, तो फिर मटेरियल है तो इन्हें हमें डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन जो लेस इम्पोर्टेंट है वो उतने मटेरियल आइटम नहीं है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है, तो फिर हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि अगर कंपनी में लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय थेफ्ट है, लॉस बाय थेफ्ट है और कितने रुपए का है, वो है ₹5 ओनली, केवल ₹5 का लॉस हुआ है चोरी से, तो फिर ये उतना मटेरियल नहीं है, इसे इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो लॉस हुआ है 50,000 का, तो फिर ये मटेरियल है, इसे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालना पड़ेगा और डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और मेटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मेटल कॉन्सेप्ट ये भी बताता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो सुपरसीड करता है अन्य सभी कॉन्सेप्ट पे। मींस अन्य किसी कॉन्सेप्ट में कोई आइटम बताया गया है लेकिन वो इममेटीरियल है फिलहाल, तो फिर हम उसे नहीं डिस्क्लोज करेंगे। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट होता है फुल डिस्क्लोजर का, अभी आगे आएगा फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा,
मीन्स एक कंपनी को सभी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए, सारे मेथड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, इवेंट्स, सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए, चाहे वो मटेरियल हो या फिर नॉन मटेरियल हो, सभी चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए। लेकिन मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मटेरियल आइटम को डिस्क्लोज करना जरूरी है, नॉन मटेरियल को इग्नोर किया जा सकता है। इसका एक एग्जाम्पल तो हमने लॉस बाय थेफ्ट देखा, दूसरा एग्जाम्पल और भी एक है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन स्मॉल आइटम्स, छोटे मोटे आइटम्स, छोटे मोटे आइटम्स लाइक कि कंपनी में 2,000 रुपए की स्टेशनरी आई, 2,000 रुपए की स्टेशनरी आई और इस पे डेप्रिसिएशन का रेट 100% है, क्योंकि ये स्मॉल आइटम है तो ये मेटेरियल आइटम नहीं है, तो इसको पूरा डेप्रिसिएट करके हम इसे शून्य बना देते हैं। लेकिन यहीं पर अगर कोई मशीन खरीदी गई है, मशीन, और वो है 5 लाख रुपए की, तो फिर इसे हम 100% डेप्रिसिएट नहीं कर सकते, इस पे मुझे डेप्रिसिएशन रेट 15% का या 30% का फॉलो करना पड़ेगा। कोई आइटम मटेरियल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि पहले तो उसका साइज क्या है, ये डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है, मतलब अमाउंट कितना है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल देखा था कि वो 5 रुपए है तो इग्नोर करो, 50,000 है तो डिस्क्लोज करो। तो अमाउंट से भी हो सकता है, साइज से भी हो सकता है, ऑकरेंस कितनी बार ऑकर हुआ इससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो मटेरियल है या नहीं है। और चीजें क्या है कि भाई मटेरियल सब्जेक्टिव मैटर है, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कि वो आइटम किसी के लिए मटेरियल हो और किसी के लिए इममटेरियल हो। हम देख लेते हैं इसके बारे में, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ। द फर्स्ट पॉइंट इज कि सिग्निफिकेंट आइटम है तो उसे डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर वो इनसिग्निफिकेंट आइटम है तो उसे इग्नोर कर दो कंप्लीटली। ये कॉन्सेप्ट ये भी बताता है कि आप बाकी कॉन्सेप्ट को इग्नोर करो, बस ये देखो कि क्या उसका प्रभाव जो है वो मटेरियल है या नहीं है। यह प्रिंसिपल यह भी बताता है कि ये एक्सेप्शन है टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि सभी बातें बताओ, जबकि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सिर्फ मटेरियल बातें बताओ। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन रेट ऑन स्मॉल वैल्यू आइटम्स, जो छोटे मोटे आइटम है जिनकी वैल्यू बहुत लेस है, जैसे कि स्टेशनरी है, बुक्स है, इस पे डेप्रिसिएशन का रेट 100% है, केवल इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। अब मटेरियल है या नहीं ये डिपेंड करता है कि अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ द आइटम क्या है, आपके बिजनेस का साइज क्या है। हो सकता है आपके बिजनेस की साइज के आगे वो चीजें इमटेरियल हो जाए। नेचर क्या है, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, डिसीजन मेकर का लेवल क्या है, और भी अन्य कई फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि कोई आइटम मटेरियल है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक ट्रांजैक्शन इवेंट किसी के लिए मटेरियल हो, एक इंडिविजुअल के लिए, जबकि दूसरे के लिए वो मटेरियल ना हो। यूजर डिसीजन मेकिंग मीन्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके डिफरेंट यूजर्स होते हैं, जैसे कि आपका सप्लायर भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख सकता है, आपका इन्वेस्टर भी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प लेता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि आपके अकॉर्डिंग वो नॉन मटेरियल थे, तो क्या इसकी वजह से आपने चूंकि उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसका उस ट्रांजैक्शन के हिसाब से कोई प्रभाव पड़ेगा डिसीजन मेकिंग पे? अगर वो आइटम आपने लिखा होता तो क्या वो उसका डिसीजन बदलता? अगर उसके डिसीजन पे प्रभाव पड़ता है तो फिर तो वो मटेरियल आइटम है। लेकिन अगर उसके डिसीजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यूजर के डिसीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज का, तो फिर तो ये नॉन मटेरियल आइटम है। लास्ट है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। यह प्रथा यह बताती है कि कंपनी या बिजनेस को सभी सभी अकाउंटिंग पॉलिसीज, इवेंट्स और फैक्ट एक जगह डिस्क्लोज कर देनी चाहिए जो कि रिलेवेंट हो फॉर यूजर। जब कंपनी एक जगह सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज, इवेंट और फैक्ट को डिस्क्लोज करती है, तो जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे वो सप्लायर है या इन्वेस्टर है, उसे ये पता चल जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय किन किन पॉलिसीज का उपयोग किया गया, कौन कौन से अजम्पशंस लिए गए हैं,
कौन-कौन सी प्रथाएँ फ़ॉलो की हैं, कौन से मेथड्स लगाए गए हैं और वो एक मोर एक्यूरेट डिसीजन ले पाता है। इसीलिए फुल डिस्क्लोज़र कन्वेंशन ये कहता है कि सभी चीज़ें हमें एक जगह डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। फुल डिस्क्लोज़र कन्वेंशन विंडो ड्रेसिंग को प्रोहिबिट करता है। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? इसे आप समझ लीजिए कि जो एक्चुअल पोजीशन है, जो वास्तविक स्थिति है कंपनी की, उससे ज़्यादा बेटर दिखाना, उससे भी अच्छा दिखाना पोजीशन, ये होता है विंडो ड्रेसिंग, जानबूझ के चीज़ों को अच्छा दिखाना। एग्जाम्पल की एक बात करें तो जैसे कंपनी ने क्रेडिट सेल किए हुए हैं और क्रेडिट सेल बहुत सारे ऐसे डेटर हैं जो पैसा नहीं देने वाले हैं, लेकिन कंपनी इन पे कोई प्रोविजन नहीं क्रिएट कर रही है, कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं कर रही है। प्रोविजन क्रिएट करने से कंपनी को लॉस होता, कंपनी को डेटर घटाने पड़ते, लेकिन कंपनी प्रोविजन नहीं क्रिएट की जिसकी वजह से डेटर्स बढ़े हुए हैं और पोजीशन कंपनी की अच्छी दिख रही है। तो यहाँ विंडो ड्रेसिंग है। इस चीज को अगर कंपनी फुल डिस्क्लोजर करती है तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा ये फैक्ट कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डेटर हैं जो कंपनी का पैसा चुकाने में, जो क्रेडिट सेल का पैसा चुकाने में असमर्थ हैं। अगर वो ऐसा डिस्क्लोजर कर रही है तो फिर उसे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग को ये फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन प्रोहिबिट्स करता है। This convention mandates disclosure of all relevant financial facts. सभी फाइनेंशियल फैक्ट को आप बताएं। Full disclosures requires fair and adequate accounting information disclosure. Accounting information disclosure जो भी accounting policies हैं, accounting में assumptions हैं, methods हैं, उनको आप disclose करिए। According to full disclosure convention, financial statements should include all relevant information. जब आप डिस्क्लोजर करें, जब आप फुल डिस्क्लोजर करें तो सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करें। और लास्ट है कि द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर प्रोहिबिट्स, मना करता है विंडो ड्रेसिंग को, मींस एक्चुअल से अच्छी पोजीशन दिखाने को ये मना करता है बाय रिक्वायरिंग। क्यों? क्योंकि जब आप फुल और फेयर डिस्क्लोजर करेंगे तो विंडो ड्रेसिंग की कोई भी संभावना नहीं रह पाएगी और जो यूजर है वो एक्यूरेटली, ज्यादा एक्यूरेटली और अच्छे से असेस कर पाएगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को कि कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसका एक सटीक असेसमेंट कर पाएगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, तीन एजम्पशन है। पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा एक्रूवल। ये सभी हम पीछे की क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये एज्यूम किया जाता है कि आपने ये तीनों कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय फॉलो किए हुए हैं। अगर आप इन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को नहीं फॉलो कर रहे हो तो उसे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वही हम पढ़ते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर अज्यूम टू बी फॉलोड, ऐसा माना जाता है कि आपने इसे फॉलो किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। लेकिन अगर आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए स्पेसिफिकली कि आपने, कि कंपनी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस जैसे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी या एक्रूवल, इन तीनों को या इन तीनों में से किसी को भी फॉलो नहीं करती तो उसे आपको सेपरेटली और स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना चाहिए। अब लास्ट में हम जल्दी जल्दी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। वैसे यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाए गए हैं लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी क्या करता है कि यूजर को हेल्प करता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके ट्रेंड, कि जब 2 साल आपको दिए हुए हैं तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कंपनी की सेल्स बढ़ी है तो एक ग्रोइंग ट्रेंड है, सेल्स घटी है तो एक ग्रोइंग, एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ये फॉलो कर पाता है। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि वो कंपेरेबिलिटी कर रहा है। कंपेरेबिलिटी ये भी एसेस करने में हेल्प करता है कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से अच्छी हुई है या बुरी हुई है, परफॉर्मेंस क्या रही है, कैश फ्लो कैसे रहे हैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो, मतलब एक जैसे मेथड लगाते हो डेप्रिसिएशन के, या एक जैसे मेथड एसेट्स वैल्यूएशन के लगा रहे हो, स्टॉक वैल्यूएशन के एक जैसे मेथड्स लगा रहे हो, तो इसकी वजह से कंपेरेबिलिटी बढ़ जाती है। अगला है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या होती है कि कोई भी ओमिशन या एरर जो आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में की है, क्या वो यूजर की इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है? अगर वो इफेक्ट कर सकता है देन इट इज मटेरियल। कितनी संख्या में, या फिर जो आपने आइटम छोड़ दिए उसका कैरेक्टर क्या है,
इनएक्यूरेसी क्या है, ये डिटरमाइन करेगी कि वो मटेरियल है या नहीं। अंडर स्टेबिलिटी, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो बड़े आसानी से समझा जा सके यूजर द्वारा। रिलेवेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस हिसाब से बनाना चाहिए कि भाई यूजर्स की डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करे। नेक्स्ट है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रांजैक्शंस और इवेंट को फेथफुली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मीन्स ऊपर से कैसा दिखता है इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, वो सब्सटेंस क्या है, उसका सार क्या है, मुझे वो देखना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू इट्स सब्सटेंस, उसके सार के हिसाब से आपको उसे रिकॉर्ड करना है और रिप्रेजेंट करना है। उसकी इकोनॉमिक रियलिटी क्या है इसके हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना है, कि रेदर देन वो लीगल फॉर्म में कैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि आपने एक प्रॉपर्टी सेल कर दी, आपने एक प्रॉपर्टी सेल की, सेल करने के बाद आपने पोजीशन दे दिया, मनी रिसीव्ड हो गई, बस क्या नहीं हुआ है, इसकी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है। लीगल फॉर्मेलिटी पूरी ना होने की वजह से आप इसे क्या नहीं रिकॉर्ड करेंगे, अगर आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म को इग्नोर कर देंगे, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ पाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्योंकि सार देखी जाए तो सब कुछ कंप्लीट है, तो इसे एज अ सेल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जबकि लीगल तरीके से देखा जाए तो अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो नहीं रिकॉर्ड करें। अगर आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो ये एरर हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रूडेंस, प्रूडेंस दिखाना है आपको जब भी आप कोई एस्टिमेशन लगा रहे हो, आप किसी चीज का एस्टिमेट कर रहे हो, तो आपको प्रूडेंस, आपको अपनी समझदारी का पूरा प्रयोग करना है। टू अवॉइड ओवर स्टेटिंग एसेट्स, एसेट्स को बड़ा चढ़ा के दिखाना ये नहीं करना है, उसे आपको सही वैल्यू पे दिखाना है, इनकम को सही वैल्यू पे दिखाना है। और जो भी ऑब्लिगेशंस है या एक्सपेंसेस है उनको कम नहीं दिखाना है, अंडरस्टेटिंग नहीं करना है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रूडेंस क्या कहता है। प्रूडेंस प्रोहिबिट्स, प्रूडेंस इस चीज के लिए मना करता है कि कोई आप हिडन रिजर्व बनाए, इस चीज के लिए मना करता है। कोई आप एक्सेसिव प्रोविजन बनाए, जितने प्रोविजन की जरूरत है उससे ज्यादा का आप प्रोविजन बनाएंगे उसको भी मना करता है। किसी भी तरीके से एसेट्स को बढ़ा के दिखाना, इनकम को बढ़ा के दिखाना, लाइबिलिटी को घटा के दिखाना, एक्सपेंस को घटा के दिखाना, जिससे कि वो न्यूट्रल नहीं रह पाए आप और इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी चली जाए। फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, आपको हर एक चीज अप्रोप्रिएटली तरीके से हर एक जगह डिस्क्लोज करनी चाहिए, जिससे कि यूजर सही तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस का अंदाजा लगा सके। रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन ऐसी हो कि भाई जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, उसमें कोई गलती या कोई भेद नहीं होना चाहिए। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी फ्री फ्रॉम ऑल बायसनेस, कम आप बायसनेस से बचे अकाउंटेंट और न्यूट्रल होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए। और लास्ट है कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि वो रिलायबल हो। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पूरा का कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे विथ मटेरियलिटी एंड कॉस्ट लिमिट्स, सभी मटेरियल आइटम को दिखाए, सभी कॉस्ट को बताए, जिससे कि कोई भी त्रुटि न रह पाए। An omission can lead to inaccurate or mislead information, कोई भी ओमिशन आप कर दें, किसी चीज को रिकॉर्ड करना भूल गया, आपने छोड़ दिया, तो जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो इनएक्यूरेट हो जाएगा और मिसलीडिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अनरिलायबल हो जाएगी और इररिलेवेंट हो जाएगी फॉर द यूजर। यहाँ पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल का था, वो आज कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि संबंधित है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल और कन्वेंशन से। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीजीटी के हैं, एलटी ग्रेड के हैं, नेट जेआरएफ के हैं, और कुछ अकाउंटेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो सभी यहाँ डिस्कस किए जाएंगे, जिससे ये वीडियो रिलेवेंट होगी उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके सिलेबस में यह अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल सिलेबस का पार्ट है, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीटीसी की तैयारी कर रहे हैं
जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस लेक्चर के नोट्स हमारे ग्रुप से, जो कि टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप डाउनलोड कर लें, जिससे कि मेंस राइटिंग के टाइम पे ये आपको हेल्प करते हैं। अगर ये लेक्चर पसंद आई हो आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें कंटिन्यूअसली। थैंक यू।